Today we will discuss our next 10 questions. First of all, don't forget to like the video, share the video and subscribe our channel. In this series we are discussing previous year questions of child development and pedagogy. It will take almost 48 days to cover it. So don't forget to subscribe so that you get daily updates about this series. Let's start. First question जो है आज हम डिस्कस करेंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सी पियाजे की संरचना है। मतलब पियाजे ने इनमें से कौन सा कंसेप्ट दिया था। तो अगर आपको ध्यान हो तो पियाजे ने जो है स्कीमा वाला कंसेप्ट दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं स्कीमा क्या होता है। किसी भी नॉलेज का आपके माइंड में आप उस नॉलेज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसको जो है हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाइल वर्किंग ऑन जिग्सो पज़ल पे काम करते हुए 5 वर्ष की नजमा जो है खुद से बात करती है और बोलती है, वेयर इज़ द ब्लू पीस कहाँ है। नॉट दिस वन, ये नहीं, डार्कर वाला, दैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शो। जो है वो खुद से बातें करती है। तो इसको जो है वेगोत्स्की ने किस टर्म में कहा है। तो जब बच्चा खुद से बात करता है तो उसके लिए जो है वेगोत्स्की ने स्पेशल टर्म यूज़ की है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता। सो आंसर विल बी प्राइवेट स्पीच। अगर आपसे पूछा जाए पियाजे ने इसको क्या बोला है तो पियाजे ने जो है इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मतलब कुल मिला के बात ये की गई है कि जब आप एक मोर मैच्योर पर्सन एक इमैच्योर पर्सन की हेल्प करता है तो वेगोत्स्की ने उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में। तो वो क्या थी, वो थी स्कैफोल्डिंग। सो आंसर विल बी स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन नंबर 2। स्कैफोल्डिंग मीन्स हेल्प करना आवश्यकता पड़ने पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ व्हिच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन। जब एक बच्चा जो है, रूही एक ऐसी बच्ची है जो कि एक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन, वो मल्टीपल सॉल्यूशन जो है सोच पाती है और सभी जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मुख्य तौर पर जो है उसके आंसर ही होते हैं। तो रूही को जो है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डालेंगे। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिव थिंकर होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा दिशाओं में सोच पाए उसको जो है हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव थिंकर। कन्वर्जेंट क्या होता है, ये बिल्कुल एक ही सॉल्यूशन सोच पाता है एक प्रॉब्लम के बारे में, इसलिए जो है आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना चाहिए, नहीं, इससे हीन भावना आएगी अगर आप प्राप्त अंकों पे नामांकित कर रहे हैं। तो रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, मतलब फेल और पास दिखाना, नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि उससे भी जो है उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, सिर्फ उसको जो है बुरा फील होगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, रैंक अगर आप निश्चित करते हैं तो जो बच्चे होते हैं लोअर रैंक पे उनको इन्फीरियरिटी आएगी उनमें। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 कि आपको संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना है। मतलब कि बच्चे की जो है टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग देखनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है और उसको क्या क्या कन्फ्यूज़न थे पहले और कब वो कन्फ्यूज़न दूर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये जो है आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए असेसमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज़ करेक्ट। इनमें से जो है इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इंटेलिजेंस इज़ अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इंटेलिजेंस जो है हम एक फैक्टर के बेसिस पे ये जज नहीं कर सकते हैं कि किसी को वो बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। लाइक किसी की साइंस अच्छी है, मैथ ठीक नहीं है, किसी का मैथ अच्छा है, साइंस ठीक नहीं है, तो हम एक फैक्टर पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो इंटेलिजेंस है या नहीं है। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, इंटेलिजेंस इज़ मल्टी डायमेंशनल। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि मल्टी डायमेंशनल होती है, हम अलग अलग तरह से जो है एक बच्चे को देख सकते हैं और एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी आंसर। आपको जो है जो एक ऑप्शन ओनली आ जाए जहाँ पे या फिर नेगेटिव ऑप्शन आ जाए तो उसको जो आप एलिमिनेट कर देना, ये आपकी ट्रिक होती है, बेसिक ट्रिक।
नेक्स्ट हम करते हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की लेक्चर में। सो प्राइमरी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया, जो चिल्ड्रन होते हैं डिसलेक्सिया के, उनमें जो है प्राइमरी करैक्टरिस्टिक क्या होती है। तो हमने 3 देखा था, डिसग्राफिया जो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, डिसकैल्कुलिया जिनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, डिसलेक्सिया जिनको रीड करने में दिक्कत होती है। तो आंसर क्या होगा, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 इज़ बेस्ड ऑन। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 में जो प्रपोज किया गया था, उसमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या फिर उसमें जो है कोई डिसेबिलिटी हो, आप जो है उनको सभी को एक जैसा ट्रीट करेंगे और उनको जो है एक ही स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ये क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट होता है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा, हम पहले रॉन्ग ऑप्शंस को देखते हैं। आप लास्ट ऑप्शन से चलिए, अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उनको सिंपैथी दिखाएं, उससे भी जो है उनमें वो उनको अच्छा फील नहीं होगा। तब बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, ऐसा भी नहीं होता कि आप बिहेवियर के बेस पे इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे। नेक्स्ट है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन। मतलब जो बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं उनको जो है आप वोकेशनल एजुकेशन देंगे और मेन स्ट्रीमिंग से अलग कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो आपका आंसर जो होगा वो होगा अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो जो ये कंसेप्ट लेके आए थे इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये किस लिए लेके आए थे, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के लिए। आंसर होगा आपका 28 का 1। नेगेटिव ऑप्शंस को आप जितना अगर अच्छे से पढ़ेंगे और उनको एलिमिनेट कर देंगे तो आप आंसर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखते हैं, in a situation of a less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should। इसमें पूछा गया है कि कुछ बच्चे हैं जो कि वंचित ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वो जो है क्लास में बहुत ही ज़्यादा कम पार्टिसिपेट करते हैं सॉरी, उसमें जो है आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट, कि अपनी एक्सपेक्टेशन ही कम कर लो उन बच्चों से। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये गलत बात है क्योंकि उसमें जो है बच्चों को अच्छा फील नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। ये भी गलत है कि आप उनको स्कूल से ही बाहर निकाल देंगे। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़, आपको ये सिचुएशन एज इट इज़ एक्सेप्ट भी नहीं करनी है क्योंकि इम्प्रूवमेंट ज़रूरी होती है, चाहे वो बच्चा डिप्राइव्ड ग्रुप से हो या फिर डिप्राइव्ड ग्रुप से ना हो। तो आंसर होगा आपका सेकंड, रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग। आपको जो है अपने टीचिंग के मेथड पे देखना कि आप कैसे जो अपने टीचिंग के मेथड को चेंज करें जिससे उन बच्चों को भी वो कंसेप्ट समझ में आए। एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, जिससे वो बच्चे भी आपकी टीचिंग प्रोसेस में जो है इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएँ। उसको जो है हम क्या बोलते हैं कि आप अपने खुद पे जो है अपनी टीचिंग को देखिए, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं एक कंसेप्ट को समझाने में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, आ टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। एक टीचर को जो है कैसे एजुकेशन प्लान करना चाहिए। शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या होता है कि आप क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जिस भी एज के बच्चे हैं सबको ध्यान में रखते हुए जो है अपना लेसन प्लान करेंगे कि जिससे हर एक बच्चे को वो कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे कि सिर्फ मैं तो अपने तरीके से चलूँगा, जिसको समझ में आएगा आ जाएगा, जिसको नहीं आएगा वो रह जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। शुड ओकेजनली प्रिपेयर, मतलब कि कभी कभी तैयार करना नहीं, आपको डेली जब भी आप लेक्चर देने वाले हैं तो आपको वो डेली तैयार करना होगा। शुड डिस्करेज, आपको हतोत्साहित कर देना है, ये भी नहीं लेना है। तो आपको आंसर होगा शुड एक्टिवली प्रिपेयर, आपको जो है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, जिससे जो है आपकी टीचिंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाए और बच्चों को जो है अच्छा से समझ में आ पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वी हैव डिस्कस अवर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
नेक्स्ट क्लास से जो है हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Already we have discussed, this is a day 3. So don't forget to like the video, share the video and